स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग जो पुराना टॉपिक जो पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनके प्रकार के बारे में लगभग 4-5 प्रकार अध्ययन कर लिए हैं। अगला जो प्रकार हम अध्ययन करेंगे वो है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, ऑक्सीकरण को दूसरे शब्दों में उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन दो है, एक पुरानी अवधारणा के अनुसार और एक नई अवधारणा के अनुसार। पुरानी अवधारणा के अनुसार देखेंगे, पुरानी अवधारणा के अनुसार देखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का वृद्धि होते हैं और हाइड्रोजन का कमी होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यह डिफिनीशन जो है पुरानी अवधारणा के अनुसार है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये सोडियम है, सोडियम धातु है, ठीक है। इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करता है? अभिक्रिया करता है और बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए, सोडियम हम लिए हैं तो यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, सोडियम के साथ, लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया है? योग हो गया है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पोटेशियम है, इसके साथ अभिक्रिया होती है तो बनेगा K2O, ये बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ये भी ऑक्सीकरण का ही, ऑक्सीडेशन का ही उदाहरण है। अगला देखेंगे, Cu है, कॉपर है, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो CuO बनाता है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये भी जो है, ये सभी के सभी उदाहरण क्या है? ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ये पुरानी अवधारणा के अनुसार है, ठीक है। फिर नई अवधारणा के अनुसार देख लिया जाए ऑक्सीकरण का। नई अवधारणा के अनुसार उदाहरण, नई अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण जो होता है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना या इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होना या इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना या इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना या कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखेंगे, कॉपर है, कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और बनाता है कॉपर आयन। ये कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, तो ये बनाएगा क्यूप्रिक आयन भी कहा जाता है इसको। क्यूप्रिक आयन भी कह सकते हैं या कॉपर आयन सिंपल भी कह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, जिससे सोडियम आयन बन रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, जो नई अवधारणा के अनुसार है, ठीक है।
अब अगला देखेंगे, इसमें टॉपिक जो है अगला है दूसरा, इसका होगा चयन अभिक्रिया। अब चयन अभिक्रिया होगा। इसको कहते हैं रिडक्शन, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब चयन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, दूसरा है। अब चयन क्या है, तो ये ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा डिफिनीशन इसका होता है। ठीक है। देखिए, अब चयन का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो अब चयन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाता है। जैसे हम ऑक्सीकरण के शाब्दिक अर्थ में बताए थे कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, उसी प्रकार अपचयन में किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का एडिशन होना, ठीक है, अपचयन कहलाता है। ठीक है। इसका पुरानी अवधारणा के अनुसार डेफिनेशन देख लिया जाए। पुरानी अवधारणा के अनुसार जो है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे सल्फर है, सल्फर ये धातु है, ठीक है, इस सल्फर के साथ अधातु है, सल्फर अधातु है, ठीक है, इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन जो है जुड़ता है और जुड़ने के बाद बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का सल्फर के साथ क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार का है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। उसी प्रकार अगर अन्य एग्जाम्पल देख लिया जाए, अन्य एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ले लिया जाए प्लस नाइट्रोजन ले लिया जाए प्लस हाइड्रोजन ले लिया जाए। अब अभिक्रिया कराया जाए तो ये अभिक्रिया जो होगा ये बनाएगा NH3 बनाएगा। इसको बैलेंस कर लिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए और इसको 3 कर दिया जाए। अब हो गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन की देखिए वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन की क्या हुई, वृद्धि। यहाँ पे अकेले नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन जब इसी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो यहाँ पे अमोनिया बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये अपचयन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अगला इसमें देखेंगे, ये पुरानी अवधारणा के अनुसार है, लेकिन अब नई अवधारणा के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या होगा। नई अवधारणा के अनुसार देखेंगे, नई अवधारणा के अनुसार देखेंगे, नई अवधारणा के अनुसार जो अपचयन का, रिडक्शन का परिभाषा है, देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं अथवा रिडक्शन कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो है
क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ही ये क्लोराइड आयन बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अभी मैं बताया हूँ कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाया, क्लोराइड आयन बनाया। उसी तरह सल्फर है, सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा तो सल्फाइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फाइड आयन बनाएगा। यहाँ पे सल्फर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बनाया, सल्फाइड आयन बनाया। इस प्रकार ये सभी उदाहरण कैसे हैं, अपचयन अभिक्रिया की हैं और ये नई अवधारणा के अनुसार है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आप टॉपिक इसमें देखेंगे, इसमें तीसरा देखेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स क्या होता है, अगर इसका संध विच्छेद किया जाए तो री का मतलब होता है रिडक्शन। री का जो अर्थ होता है रिडक्शन, और यहाँ पे ओ एक्स का अर्थ होगा ऑक्सीडेशन। आर ई डी, रेड का मतलब होगा यहाँ पे रिडक्शन, और ओ एक्स का अर्थ होगा ऑक्सीडेशन। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एक ही अभिक्रिया में, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों नामों को सम्मिलित रूप से इसके शार्ट रूप को लिखकर रेडॉक्स बनाया गया है। ठीक है, जिनमें से रेडॉक्स मीन्स होता है RED रिडक्शन, और OX का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो देखेंगे जिंक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है। जब ये जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन अभिक्रिया करता है तो जिंक बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जिंक बनता है और क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस प्रकार यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन क्रिया हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और यहाँ पे देखेंगे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो यह ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ क्रिया कर लिया तो जिंक के पास ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है, और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जिंक के साथ कमी हो रहा है, जिंक अलग हो गया, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन रिडक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। तो ये देखेंगे दोनों क्रियाएं एक साथ हो गई हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे, एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण में देखेंगे जैसे Cu
क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पर बनेगा कॉपर अलग हो जाएगा प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यह ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया कर लिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लिया और बनाया जल के अणु बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इसके साथ संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉपर के साथ क्या होगा, कमी हुआ, और कॉपर केवल यहाँ बना है, तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हुआ, यानी ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया, सभी डिफिनेशन भी बता दिए। आगे देखेंगे, अगला है अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लगभग समाप्त ही हो गया है, बस एक और टॉपिक इसके अंतर्गत है, वो क्या है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अभिक्रियाओं के उदाहरण। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए हमारे दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण क्रिया है ये प्रकृति में होती रहती है और हमको पता भी नहीं चल पाता है कि ऑक्सीकरण क्रिया कैसे हुई है। जैसे लिया जाए संक्षारण, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो होगा वो है संक्षारण, इसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन कहते हैं, ठीक है। संक्षारण है, संक्षारण क्या होता है, देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनको लंबे समय तक खुले वायु में और नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाए तो लंबे समय के बाद उस धातु के ऊपर एक पतला सा लेयर का निर्माण होता है। उस पतले से लेयर को हम जंग कहते हैं, और यह जंग जो है उस धातु की गुणवत्ता को कम कर देता है, उस धातु की क्वालिटी को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि धातुओं का वो क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, ठीक है। जैसे लोहा है, अगर लोहे को ही लेकर हम घर में नमी युक्त स्थान पर लंबे समय तक छोड़ दें तो कुछ महीने या कुछ सालों के बाद उस लोहे के चारों उसकी सतह पर एक पतला सा लेयर बन जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, और यह जंग उस लोहे के गुण को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब धातुओं को वातावरण में नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाता है तो धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी युक्त स्थान पर रखने के कारण वो ऑक्सीजन और नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनके कारण एक अनावश्यक पदार्थ का उसके सतह पर निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम जंग कहते हैं। और इस प्रकार इस क्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब धातुओं को नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाता है तो धातुओं के सतह पर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं, और जो पदार्थ अनावश्यक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जंग कहते हैं। इस प्रकार धातुओं के गुणों में कमी आती है। जैसे लोहा है, लोहा का भी मैं एग्जाम्पल बताया हूँ। लोहा जो है, लोहा को अगर लंबे समय तक खुले वायु में रख दिया जाए जहाँ पे नमी युक्त स्थान है, तो देखेंगे
कि जंग का निर्माण किस प्रकार होता है। लोहा Fe से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि वायु में ऑक्सीजन होती है और जहाँ नमी युक्त होगा वहाँ पे नमी होगा तो H2O होगा, ठीक है, जल वाष्प के रूप में नमी होगा। और ये क्या करता है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, लोहा धातु से क्रिया कर लेते हैं और बनाते हैं Fe2O3, ठीक है, XH2O बनाते हैं। X यहाँ पे हम लिखे हैं, देखेंगे कहीं कहीं पे देखने को 2H2O रहता है, कहीं कहीं पर 3H2O बनता है। इस प्रकार ये जो है ये जंग का अणुसूत्र है, ठीक है, ये जंग का अणुसूत्र है जो लोहे के ऊपर एक परत के रूप में बनता है, ठीक है, तो ये जंग का सूत्र है। यही जंग जब लोहे को बन जाता है तो लोहे के गुणवत्ता को कम कर देता है। देखेंगे कि जब गांव में जो ये कबाड़ी वाले आते हैं लोहा खरीदने, तो घरों से जो जंग युक्त लोहा होता है उसको जब बेचा जाता है तो कबाड़ी उसको पीट पीट कर झाड़ देता है ताकि उस लोहे पर जो जंग लगा है वो झड़ जाए। क्योंकि अगर जंग लगा युक्त लोहा वो खरीदेगा तो लोहे के भार में वृद्धि होगी, लोहे के भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। देख सकते हैं ये आयरन है और मान लीजिए अगर आयरन 5 किलो का है और नमी युक्त स्थान पर रख दिए हैं तो ऑक्सीजन के अणु जल के अणु ये भी तो इसके साथ जुड़ गए हैं। जब ऑक्सीजन और जल के अणु दोनों आयरन के साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर बनाए Fe2O3 XH2O, तो इनके अणु आयरन के साथ सम्मिलित हैं। इस प्रकार इनके अणु सम्मिलित होने के कारण उस लोहे के भार में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसीलिए कबाड़ी उसको क्या करता है, पीट पीट कर उसके जंग को झाड़ देता है और फिर जो लोहा जब जंग झड़ जाता है तो उस लोहे को तौलता है, अन्यथा अगर पहले तौले तो उसके भार में कुछ वृद्धि हो जाती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि जो चांदी की सतह होती है, चांदी की जो सतह होती है, चांदी की सतह वो भी संक्षारित हो जाती है। अगर चांदी को लंबे समय तक खुले स्थान पर रख दिया जाए तो वायु में पाए जाने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसमें से सल्फर जो है चांदी के साथ क्रिया कर लेता है। इस प्रकार देखेंगे ये चांदी है सिल्वर और ये सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर जो है इसके साथ क्रिया करता है और ये बनाता है Ag2S बनाता है। ये सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। सिल्वर सल्फाइड उसको कहते हैं। सिल्वर सल्फाइड इसको कहते हैं। तो ये जो होता है सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये काले रंग का परत बन जाता है, चांदी के ऊपर जो है काले रंग का ये परत बना लेता है, जिससे चांदी जो होता है वो काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा जो तांबा होता है, तांबे को भी अगर लंबे समय युक्त नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाए तो तांबे के ऊपर भी एक सतह बन जाता है जो हरे रंग का होता है। इस प्रकार तांबे, चांदी या जो लोहा होता है ऐसे धातुओं को संक्षारित कर देता है, ठीक है। जो भी वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन होता है और नमी होता है वो धातुओं को क्या करता है, संक्षारित कर देता है। देखिए ये सभी के सभी जो हैं ये दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ही उदाहरण। यहाँ सब में देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन तो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये भी धातुओं का संक्षारण कर रहा है, ठीक है, ये भी धातुओं को क्या कर रहा है, संक्षारण कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी संक्षारण के ही अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, आगे है दूसरा विकृत गंधिता। दूसरा दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण जो है उसके अंतर्गत दूसरा जो उदाहरण होगा वो विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता विकृत गंधिता है, इसे क्या कहते हैं, रैनसिडिटी कहते हैं।
विकृत गंधता है। देखिए विकृत गंधता क्या होता है। देखिए घरों में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होता है जो तेली होता है, वसा युक्त होता है, तेली युक्त होता है, तेल युक्त होता है और तेल में उसे बनाया जाता है। तो जब तेली और वसा युक्त भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन जो होता है उस तेल और वसा युक्त भोज्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वह भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है और उसमें से विशेष प्रकार की एक दुर्गंध निकलती है। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एक बार और बताएंगे। घरों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो तेली युक्त होते हैं और वसा युक्त होते हैं। इस तेली युक्त और वसा युक्त भोज्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल में पाए जाने वाले जो भी ऑक्सीजन होते हैं इस भोज्य पदार्थ के साथ अर्थात तेल और वसा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिनके कारण वह भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है और वो जो होता है उसमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए विकृत गंधिता हो जाने से भोज्य पदार्थ जो होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। ठीक है, अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए भोज्य पदार्थों के साथ क्या करना चाहिए ताकि विकृत गंधिता को रोका जा सके। ठीक है, तो इसके लिए दो उपाय हैं। देखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के लिए दो उपाय हैं। पहला जो उपाय है वो है प्रति ऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, प्रतिकारक है एंटीऑक्सीडेंट। प्रतिकारक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो विकृत गंधिता करने नहीं देते हैं, यानी ऑक्सीजन को उस तेल वसा युक्त पदार्थ के साथ अभिक्रिया होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इस प्रकार वो भोज्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। तो जैसे देखते होंगे कि जो पैकेट वाला चिप्स आता है, पैकेट में आलू का जो चिप्स होता है पैकेट में आता है, उस पैकेट में क्या किया जाता है, जो भी फैक्ट्रियों में बनाई जाती है उस पैकेट से ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने के कारण, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होता है एक ऐसा गैस है कि जहाँ पे पाया जाता है अन्य गैसों को भी निष्क्रिय बनाए रखता है, दूसरे के साथ क्रिया करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो उस पैकेट में जब नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो चूँकि चिप्स जो होता है तेली होता है, तेल में उसको छान कर रखा जाता है तो वो चिप्स जो है जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, प्रति ऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे क्या होता है भोज्य पदार्थ जो है जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा उपाय क्या है विकृत गंधिता को रोकने के लिए, दूसरा उपाय है रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक, देखिए फ्रिज कहते हैं इसको। रेफ्रिजरेटर जो होता है लगभग सबके घरों में होगा, उसमें कोई भी तेली युक्त पदार्थ जो होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको लाकर अगर रख दें तो 2, 4, 5 दिन तक रखा जा सकता है और वो जल्दी खराब नहीं होगा, वो विकृत गंधिता उसमें नहीं आएगी, यानी उसमें किसी विशेष प्रकार का दुर्गंध नहीं होगा और वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है, खाने योग्य हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि कई महीने तक रखा जा सके, तब भी खराब हो जाता है, उसकी भी एक लिमिट है। तो आज के लिए ये कंप्लीट हो गया। आप लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है अब समाप्त हो गया। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, वो समाप्त हो गया। ठीक है, अगर कोई समस्या हो, वीडियो समझ में ना आए तो फ़ोन करके आप लोग पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से नए वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे।